नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में काफी ज्यादा आपके कंफ्यूजन जो है, जो बहुत सारे आप लोग क्वेश्चन वगैरह पूछ रहे हैं मेरे से, उनका मैं एक बार में आपको जवाब दे देता हूं क्या चीज है। और एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए डेट रिजर्वेशन वगैरह सब कुछ मैं इसमें क्लियर आपका बता दूंगा। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं कि क्या चीज आपके कंफ्यूजन वाले पॉइंट है जो कि आपको एग्जाम फॉर्म भरने से पहले पता होना चाहिए। ये जो पॉइंट लिखा हुआ है कि भर्ती प्रक्रिया किसी भी समय निरस्त की जा सकती है, रिक्तियों की संख्या परिवर्तित हो सकती है, ये सारी वैकेंसी में लिखा होता है, चाहे यूपीएससी से लेके और कांस्टेबल तक की जो वैकेंसी होती है सब में लिखा हुआ होता है कि कल को अगर भर्ती डिस्प्यूट होती है या फिर शासन अगर भर्ती को वापस लेता है तो आप इस बेस पे क्लेम नहीं कर सकते कि आपने नोटिफिकेशन में तो लिखा ही नहीं था। ठीक है, तो वो उनका अपना वो फेवर करके चलते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि क्या अपीयरिंग में क्या अंतर है। देखिए, इन्होंने लिखा हुआ है कि आवेदन करने की अंतिम तिथि मतलब 30 अप्रैल तक आपके पास जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, मतलब लिखा हुआ साफ अंक तालिका मतलब जो मार्कशीट है वो आपके पास तथा प्रमाण पत्र उसके पास उपलब्ध होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ये सोचे कि मार्च में पेपर दे दूंगा और जून जुलाई में आपका जो है मेरा रिजल्ट आएगा उसके बाद में भर दूंगा। नहीं, गलत, बिल्कुल गलत। एक बार भर भी दोगे तो डीबीपीएसटी में बाहर निकाल दिए जाओगे। ठीक है, तो अपीयर्ड जो लोग होते हैं मतलब जिन्होंने पूरा कर चुके हैं वो कंप्लीट, वही इसमें भर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अधिमानी अर्हताएं के क्या मतलब होता है। अधिमानी अर्हता का मतलब ये होता है कि इनके ये जो अर्हताएं होती है, एलिजिबिलिटी होती है। ठीक है, एक तो होती है नॉर्मल एलिजिबिलिटी जिसमें कि आपको ग्रेजुएशन जो कंपलसरी एलिजिबिलिटी होती है, दूसरी होती है अधिमानी एलिजिबिलिटी मतलब आपके पास ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर आपका डोएक से ओ लेवल का सर्टिफिकेट है या फिर एनसीसी का है या फिर कोई एनएसएस का जो है वो सर्टिफिकेट है 2 साल का। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपकी लगेगी, आप जिसको डीबीपीएसटी कराओ तो उसमें जरूर लगा देना, क्योंकि जब फाइनल मेरिट बनती है तो उस मेरिट में मान लीजिए एक अमित है और एक अरुण है, दोनों के मार्क्स सेम आ गए। ठीक है, मान लीजिए अमित के पास जो है वो ओ लेवल सर्टिफिकेट था, तो अमित के जो है जो आपका जो और दोनों कैटेगरी भी सेम होनी चाहिए। तो जब नंबर बराबर की स्थिति आती है तब उस केस में अधिमानी अर्हताएं वो प्रेफरेंस आपको दे देती हैं वो। ठीक है, प्रेफरेंशियल जो एलिजिबिलिटी होती है वो वहां पर आपको प्रेफरेंस दे दिया जाता है। अगर आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट होगा तो अगर नंबर बराबर है तो आपको चुन लिया जाएगा। जिनके पास या तो एनसीसी का अगर बी सर्टिफिकेट है तो उनको चुन लिया जाएगा। तो इस तरीके से इनके नंबर नहीं होते हैं, ये कंफ्यूजन मत पैदा करना बिल्कुल भी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वैवाहिक स्थिति में जो लोग जिन लोगों की एक से ज्यादा मैरिज है तो वो भूल जाइए। ठीक है, या फिर जो ऐसी महिला जिसने एक ऐसे आदमी के साथ शादी करी है जिसकी पहले से कोई पत्नी थी, वो भी इसमें जो है एलिजिबिलिटी नहीं रखेंगी। ठीक है, कल को आपको मान लीजिए आप सेलेक्ट भी हो जाए, सब कुछ हो जाओ, कल को अगर 10 साल बाद किसी ने शिकायत कर दी कि ऐसे ऐसे था तो आपकी नौकरी तो नहीं चली जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार ऑनलाइन परीक्षा की एक ही तिथि को एक से अधिक पालियों में या एक से अधिक विभिन्न पालियों मतलब कुल मिला के ये है एक से ज्यादा पालियों में एग्जाम कराया जाएगा और फिर नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाएगा। कौन सा? इक्यू परसेंटाइल मेथड। ठीक, अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने वो मेथड नहीं दिया। मेथड क्यों दिया? क्योंकि यूपीएससी 2016 का के हिसाब से अपना एक नोटिस निकाल के फिर ये दे देंगे। फिर आपका 35% आपका सेक्शनल कट ऑफ है, मतलब रीजनिंग, हिंदी, मैथ, जीएस, इनमें आपको 35% लाना पड़ेगा, मतलब 14 क्वेश्चन आपको ठीक करने पड़ेंगे। ठीक है, मेरे मानिए तो 20 क्वेश्चन से नीचे किसी में भी ऐसा मत करना कि जो आप ठीक करो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन है। फिर ओवरऑल 50%, ठीक है, सेक्शनल 35 और ओवरऑल 50% आपको लाने पड़ेंगे, मतलब ओवरऑल मतलब 80 क्वेश्चन तो आपको मिनिमम ठीक करने ही पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में देखिए ये चीज है कि यदि 2 या अधिक अभ्यर्थियों अंक समान होते हैं, मैंने ऊपर बता चुका हूं अधिमानी अर्हताएं क्या होती हैं, वो यही होती है। जब 2 या 2 से अधिक अंक समान होते हैं किसी का तो इन्हीं के आधार पर जो है वरीयता आपकी चुनी जाती है। फिर नेक्स्ट है आपका भूतपूर्व सैनिकों की आयु कैसे गणना करेंगे। देखिए, सेना में की गई सेवा की अवधि, ठीक है, को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर, ठीक, मैं मान लीजिए जैसे किसी ने 20 साल की उम्र में सेना ज्वाइन कर ली, आज उसकी उम्र 40 साल हो रही है, तो 40 माइनस 20 आ गया। और वो कह रहा है कि निर्धारित आयु सीमा से 30 वर्ष से अधिक ना हो, मतलब 3 साल का एज रिलैक्सेशन। तो 40 माइनस 20 प्लस 3 मतलब 23 वर्ष हो गया, तो वो एलिजिबल है। इस तरीके से आप लोग लगा लीजिए जो भी एक्स सर्विसमैन वाले हैं। ठीक है, उसके बाद ये कह रहे हैं कि भाई जो आदमी जो है राज्य के अधीन जो कर्मचारी हैं, केंद्र के अधीन नहीं बोला जा रहा है इसमें, देखिए राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं उनके कर्मचारी हैं उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। लेकिन ये छूट क्या है, ये शासन आदेश इन्होंने लिखा हुआ है। इस छूट के अंतर्गत यह है कि जिनकी 3 साल से अधिक सेवा हो गई होगी वही इसमें जो है एलिजिबल होंगे। कोई कांस्टेबल है या फिर कोई भी आदमी है जो कि विभिन्न जॉबों में है, सरकारी नौकरी है यूपी स्टेट की, अगर उनको 3 साल से अधिक हो गए जॉब करते हुए तो वो इसमें एलिजिबल है, 5 साल की छूट मिल जाएगी उन्हें एज में। फिर है
भाई अब कह रहे हैं कि जो ओबीसी का क्रीमी लेयर होते हैं, ओबीसी का क्रीमी लेयर मतलब 8 लाख रुपए से अगर ऊपर की है उनकी एनुअल इनकम बनती है तो वो लोग ओबीसी आरक्षण नहीं ले सकते। और जो लोग ओबीसी आरक्षण लेते हैं तो उनके लिए जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद का और 30 अप्रैल 2021 से पहले का, इस 20 के बीच का होना चाहिए। तो जिनका नहीं है वो बनवा लीजिए अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे कहते हैं ईडब्ल्यूएस में भी इन्होंने यही कहा है कि 1 अप्रैल 2020 से लेके 30 अप्रैल 2021 के बीच का आपका पास होना चाहिए। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। फिर ये कह रहे हैं कि लंबवत या क्षैतिज आरक्षण की दावेदारी के समर्थन में जिला अधिकारी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, हाँ पहली बात तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपने कभी भी बनवाया हो, उसमें कोई डेट नहीं दी है, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए आप लोग ना तो मुझसे पूछो और ना ही अब आप मेरे से पूछना ही मत बार बार ये चीज। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका किसी भी साल का हो, आप मूल निवासी हैं, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, उसमें कोई ईयर वगैरह का वो नहीं है, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र जो है आपके पास होना चाहिए, ठीक। अगर आपके पास अगर आपके पास मूल निवास नहीं है, तो मूल निवास नहीं है तो आपको उस मतलब कहने का कि जिस कैटेगरी में आप लोग आते हैं उसका आरक्षण नहीं दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई ओबीसी एससी एसटी का कैंडिडेट है, उसके बाद मूल निवास नहीं है, तो वो जो है उसका ओबीसी कैटेगरी या एससी एसटी का आरक्षण नहीं ले पाएगा। अब यह है, यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो उसे केवल एक ही आरक्षण का लाभ मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप ये सोच रहे हो कि आपकी उम्र हो रही है 32 साल, आप ओबीसी में तो ले लें आरक्षण, लेकिन आप सोचें कि मेरी कट ऑफ भी बने ओबीसी बने, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप एक बार अगर एज में रिलैक्सेशन ले लेते हैं फिर आप जो है जनरल में काउंट होंगे, आप जनरल में जो है अपना जो है जनरल के बराबर ही आपको नंबर लाने पड़ेंगे, ठीक है। ये बात आपको ना कोई बताएगा, अगर कोई बता भी रहा है ठीक है तो अच्छी बात है, आप इस चीज को ध्यान में रख लेना। अगर आप एज में रिलैक्सेशन ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको जो है फिर ओबीसी कैटेगरी में आपको काउंट नहीं किया जाएगा। सर्टिफिकेट आप लगाएंगे जरूर, ओबीसी सर्टिफिकेट में लगाएंगे, क्योंकि ओबीसी सर्टिफिकेट, क्योंकि ये कह रहा है ना, या देखो ओबीसी में क्या है, या तो आप कट ऑफ में ले लो या आप एज में ले लो। अगर आप एज में ले लो तो कट ऑफ में नहीं मिलेगी आपको फिर, ठीक है। जो भी अभ्यर्थी केंद्र या राज्य की सेवा के अधीन है उनको एनओसी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इस चीज को भी बहुत ध्यान रखना, एनओसी सर्टिफिकेट ले लेना। अदरवाइज मैंने अपने सामने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने एनओसी के बिना चोरी छुपे अपना एग्जाम दे दिया, डिपार्टमेंट से एनओसी नहीं ली और उसके बाद क्या हुआ, कोर्ट में केस है और वो आज तक सेलेक्ट नहीं हो पाए, ठीक है। उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र में जो अभ्यर्थी देने में असफल होंगे, जो नहीं दे पाएंगे, उनको जनरल कैटेगरी में काउंट कर लिया जाएगा, ठीक है। और कट ऑफ भी आपकी जनरल कैटेगरी में होगी। इसी प्रकार जो है महिलाओं के साथ है, महिलाओं के साथ अगर उनके पास मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो उनको जो है वो जो कट ऑफ जो महिलाओं के लिए जो भी मतलब जो भी उनके लिए आरक्षण है महिलाओं के लिए, ठीक है, वो उनको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आरक्षण एवं अधिकतम आयु सीमा के दावे अभ्यर्थी, मतलब मूल निवास होना चाहिए, ओबीसी एससी एसटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस का होना चाहिए आपके पास, स्वतंत्रता सेनानी का है तो वो भी होना चाहिए, ठीक है, भूतपूर्व सैनिक का है तो वो भी होना चाहिए आपके पास सर्टिफिकेट, ठीक। तो इसमें से काफी कुछ है। आयु में छूट चाहने वाले जो लोग हैं, जो स्टेट में जॉब करते हैं, जिनको 3 साल से ऊपर हो गई हैं, वो भी अपना सर्टिफिकेट लगाएंगे इसमें, ठीक। फॉर्म भरते समय कुछ नहीं लगाना, लेकिन डीवीपीएसटी में आपको लगाना है। आर्थिक रूप से कमजोर वालों को जो है वो जरूर लगाएंगे। फॉर्म में स्कैन करके अपलोड करने हेतु अभ्यर्थी की नवीनतम जो फोटो एकदम लेटेस्ट हो और उस फोटो को आप अपनी सॉफ्ट कॉपी में कहीं लैपटॉप वगैरह में, मोबाइल वगैरह में सेव करके रखिए, क्योंकि आगे फर्दर आपको फोटोग्राफ्स की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। एक पॉइंट और मुझे बताना है कि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि सर ये अस्थायी चयन है या फिर स्थायी चयन है। देखिए ऐसा होता है, ये हर वैकेंसी में लिखा जाता है कि आपको अस्थायी चयनित किया जाता है, ठीक है, क्योंकि आप जब जॉब में जाएंगे और जॉब में जाने के बाद जब आप बाकायदा सेलेक्ट हो जाएंगे, सेलेक्ट होने के बाद आप ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनिंग के बाद जब आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा तब आप स्थायी रूप से मान लिए जाते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि जब तक प्रोबेशन पीरियड नहीं होता तब तक अस्थायी चलते हैं, मतलब 3 साल तक ट्रेनिंग के साथ 3 साल तक आप जो अस्थायी चलेंगे। तो ये रहा पूरा का पूरा आपका कंक्लूजन, इसके अलावा कुछ भी नहीं है जो कि मैं आपको बता सकूं, ठीक है। तैयारी कर लो, बहुत जम के तैयारी कर लो, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। धन्यवाद।